पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रियंका कहती है तुम किसी को भी इसके बारे में नहीं बता सकते। मेरे परमिशन के बिना जो डिजाइन मैं अभी तुम्हें दिखाने जा रही हूँ, मैं तुम्हें लेस बनाना सिखाऊंगी, इसलिए एक हफ्ते में जितना हो सके उतना सीख लीजिए। यहाँ के कर वो उस लेडी को एक डिजाइन दिखाती है, फिर वो लेडी उस डिजाइन को लेती है और कहती है यस मैडम, और वहाँ फिर मन ही मन कहती है लेकिन ये लेस क्या होता है। फिर प्रियंका निको को देखते हुए कहती है और तुम आप अपनी इच्छा अनुसार औरों की मोमबत्तियां बनाते हो है ना। विकी ने बताया है कि चोरी करने की सजा हाथ काटना है। हालांकि मैं तुम्हारी सजा कम कर दूंगी और तुम्हें अलग सजा दूंगी क्योंकि तुम बहुत ही छोटे हो। तो निको घबराते हुए मन ही मन कहता है क्या एक अलग सजा। फिर प्रियंका निको को कैंडल दिखाती है, उसे देख निको हैरानी से कहता है यहाँ वहाँ है मैडम। तो प्रियंका कहती है जैसे कि मैंने सोचा था, आप एक मोमबत्ती बनाने वाले के बेटे, आपने इसे तुरंत ही पहचान लिया। आप सही है, यहाँ मोम से बनी सबसे अच्छी मोमबत्तियाँ है, आप इसे अपनी इच्छा अनुसार क्राफ्ट कर सकते हैं, लेकिन आपकी सजा है कि आपको इसे फिर से मुझे वापस देना होगा। मैं विकी को बता दूंगी, लेकिन अगर मोमबत्तियाँ खत्म हो जाए तो हम फिर से वापस ला सकते हैं। इसमें निको बोलता है मैडम यहाँ सजा नहीं बल्कि एक गिफ्ट है, लेकिन आप मेरे जैसे व्यक्ति को इतनी कीमती चीजें क्यों देंगे। मुझे लगा कि मुझे स्टेट से भगा दिया जाएगा। यहाँ सुन के प्रियंका स्माइल करने लगती है और कहते हैं कि आप दोनों जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इसका मतलब यहाँ है कि हमें बिजनेस चलाने के लिए टाइम और पैसा लगाना होगा। मैं आपकी स्किलों में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, वो स्किल जिसके द्वारा आप कीमती चीजें बना सकते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं आपका उपयोग बिजनेस को चलाने के लिए करूंगी, ले जो धागों की सहायता से हाथों से बनाई जाती है। यहाँ सुंदर और हल्का होता है। यहाँ सेब्रन और उसके पड़ोसी देशों में बहुत ही फेमस है। यहाँ एक ग्लैमर चीजें बनने जा रही है। लेस यहाँ बिजनेस का स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि औरतों के इतिहास में दर्ज किया जा रहा है। और वहाँ जो औरतों में सिलाई करने वाली लेडीज को यहाँ लेस बनाना सिखाया, और वो जिसने एक लेस कलाकार के रूप में फिर से जन्म लिया वो हाँ प्रियंका द अर्नो है। हालांकि उस टाइम कोई नहीं जानता था या फिर कल्पना भी नहीं कर सकता था वहाँ अर्नो में लेस उद्योग का मेन सेंटर होगा। फिर हम बिशन को देखते हो जो कि एक नोट पढ़कर घबराते हुए कहता है मैडम आपने जो ये परचेस ऑर्डर दिया है क्या उसमें अमाउंट पूरा परफेक्ट बैठेगा, और जब वहाँ बाजार का लड़का आएगा तब उसे आप जितना चाहे उतनी मोमबत्तियाँ देंगे। इसमें प्रियंका कहती है कि आपने नहीं देखा निको द्वारा बनाई गई सबसे खूबसूरत मोमबत्ती, वहाँ बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। तो भीषण बोलता है हालांकि एक बच्चे को खिलौने के रूप में यहाँ देना बहुत महंगी चीज है। तो प्रियंका बोलती है क्योंकि जब मैं सुंदर और महंगी चीजों को देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया और उस टेलर पर सिलने का ज्यादा दबाव डाले, क्योंकि भविष्य में हमें इसकी अधिक आवश्यकता होगी। मुझे आशा है कि आप हमारे लिए यहाँ जल्दी से खरीदेंगे। तो फिर आप जाओ यहाँ के घर। वो भीषण को बाहर निकाल देती है। तो भीषण रोकर और सिसक कर वहाँ से जाने लगता है। मैडम का खर्चा फिर से बढ़ गया है। पहले मैडम की लग्जरियस चीजें होती है, फिर कॉमन होती है, फिर से लग्जरियस हो जाती है। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं सभी चिल्लाते हुए कहते हैं आग आग। फिर हम एक कोट को देखते हैं जिसमें आग लग चुकी होती है और इसके ऊपर पानी डालकर इमोन ने वहाँ आग बुझाई होती है। अब मैं क्या करूँ, सर्दियों के लिए मेरे पास बस यही एक ड्रेस था। और तभी वहाँ से मेडा जाती है और कहती है इसलिए आपको अपनी चीजों का बेहतर ख्याल रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। यदि वो अपने साथियों को बचा लिया होता तो कम से कम बहुत समझदार होती, लेकिन वो उस दुष्ट मैडम के साथ काम कर रही है। चूँकि मैडम जल्दी ही बोर हो जाते हैं, उसे जल्दी ही बाहर निकाल दिया जाएगा और हम इसका इंतजार करेंगे। इसके बाद इवन उस कोट को लेकर दूसरी मेड के पास जाती है तो वहाँ दूसरी मेड बोलती है इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो इवन कहते हैं जैसा कि मैंने उम्मीद किया था अब इसे फेंकना होगा। फिर दूसरी मेड बोलती है मुझे माफ करना इवन, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, भले ही वो आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। मैं ही वो व्यक्ति था जो वहाँ चाबुक लेकर आई थी और बटलर को इसकी सूचना दी थी। आप मैडम के पास इसलिए रह रहे हैं क्योंकि आप उन्हें अपनी बहन की तरह मानते हैं और आपको इस तरह रहना क्या असहज लगता है। और सबसे पहले तुमको मेरे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। इसमें भी उन बोलती है नहीं यहाँ ठीक है, आपको भी सारा दिन बाहर काम करना पड़ता है और शक्ति मेरी विशेषता है, मैं इतनी ठंड सहन कर सकती हूँ। यहाँ कहकर इमोन प्रियंका के पास आती है लेकिन उसे फिर भी ठंड लग रही होती है। उसे देख प्रियंका बोलती है तुम्हारे कपड़े बहुत ही पतले हो गए हैं इमोन। तो इमोन कहती है मैं अपनी नासमझी के कारण अपने कपड़ों को जला दिया है। चिंता मत करो मैडम, मैं तलवार हूँ, मुझे सर्दी नहीं लगती भले ही कितना ठंड हो। तो प्रियंका कहती है अगर इसके बारे में सोचूं तो मैंने वहाँ कोट कभी नहीं पहना, वहाँ गिलहरी कोट जिसे मैंने बहुत टाइम पहले ही खरीदा था। यहाँ सुन इमोन खुश होकर कहती है वहाँ कोट अभी भी मेरे पास है। हालांकि गिलहरी का फर कोट यहाँ अच्छा उत्पादन है, आपके पास एक मॉटन फर कोट भी है। एक मॉटन फर कोट यहाँ बहुत ही शानदार है और यहाँ आप पर सूट भी करेगा मैडम। तो प्रियंका कहते हैं बिल्कुल सही, तो फिर मैं आगे से गिलहरी वाला कोट नहीं पहनूंगी। इमोन क्या तुम उस कोट को हटा सकते हो? तो इमोन चिल्लाते हुए कहती है क्या मैं मैडम? तो प्रियंका कहती है क्या मैंने इस साल नया फॉक्स का कोट नहीं खरीदा है?
इसे फेंक दे या स्वयं पहने या फिर इसके साथ जो चाहे वो करे। फिर भी अगर हो सके तो मुझे यहाँ पसंद आएगा कि आप अगर उसे पहन ले। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, सबसे अच्छी हालत में। यहाँ सुन इवोन खुश होकर मन ही मन कहती है, मैडम क्या यहाँ हो सकता है? क्या आप मेरे बारे में टेंशन ले रही है? वो कितनी प्यारी है। इवोन के ऐसे देख पर भी अपना कोट देने वाला होता है, लेकिन वो यहाँ सुन रुक जाता है। इसके बाद इवोन वहाँ कोट पहनती है और कहती है, यहाँ कैसा लग रहा है? तो बियांका कहती है, अच्छा लग रहा है। क्या आप इसमें कंफर्टेबल है? इससे कोई परेशानी तो नहीं है? इसमें इवोन कहती है, बिल्कुल नहीं मैडम, यहाँ गर्म और आरामदायक है। तो बियांका कहती है, यहाँ अच्छा है। मेरी मर्द को कम से कम ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जिससे कि मैं अच्छा महसूस करूँ। अब हमें चलना चाहिए। बिकी इंतजार कर रहा होगा। तो इवोन कहती है, यस मैम। और फिर वो मन ही मन कहते, मैडम ने मुझे अपनी मेड कहा, यहाँ कोट पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। इवोन को ऐसे देख के इस पर भी मन ही मन कहता है, यहाँ उस पर अच्छा लग रहा है। फिर हम कुछ घंटे बाद का टाइम देखते हैं। बियांका कहती है, आज आप हमें कहाँ घुमाने ले जा रहे हैं? तो बिशन बोलता है, घास के मैदानों में। इसमें बियांका बोलती है, घास का मैदान, सर्दियों का मौसम चल रहा है, क्या आप भेड़ चराएंगे? तो बिशन बोलता है, हम सर जो सर्दियों में घासों को इकट्ठा किया गया था, हम उन्हें भेड़ों को या गायों को खिलाएंगे, लेकिन हम पूरे शीतकाल में घोड़े को चराते रहेंगे, क्योंकि लॉर्ड ने घोड़ों को बढ़ाने का आदेश दिया है ताकि वे सर्दियों में कठोर ठंड को सहन कर सके। यहाँ सुन बियांका मन ही मन कहती है, अगर ऐसा है तो उन लोग के घोड़े जरूर मजबूत होंगे। अच्छी बात है, इस बार भले ही मुझे बाहर निकाल दिया जाए, चलो एक घोड़े लेकर बाहर निकलते हैं। हे भगवान, मैं इस रियलिटी को समझे बिना मैं सबसे खराब स्थिति के बारे में क्यों सोच रही हूँ? लेकिन फिर भी मैं फिर से बाहर ना निकली जाऊँ, इसके बारे में तो सोचना ही होगा। लेकिन फिर भी वहाँ भयानक था। तभी बिशन बोलता है, मैडम उधर देखो। फिर बियांका उधर देखती है, वहाँ से भी घोड़े दौड़ रहे थे और उनके बीच जेचरी भी होता है। जेचरी को देख बियांका मन ही मन कहती है, कौन घोड़े को चरा रहे हैं? इस तरह की बातों को नाइटों पर छोड़ देना चाहिए, बहुत ठंड है, वो उन्हें छोड़कर क्या करेंगे? और बियांका वहीं पर रुक गई और काफी टाइम तक जेचरी को देखती रही। बियांका अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी घोड़ों के बीच जेचरी के ऊपर से। फिर बियांका मन ही मन कहते, कान बहुत ही फ्री लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके पास कोई भी टेंशन नहीं है, मुझे उनसे जलन हो रही है। आपने एक बार कहा था या और नो, ये हमारी संपत्ति है ना? आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि आपके पास इस तरह के विशेष अधिकार है, लेकिन मेरे लिए यहाँ बहुत ही अलग कहानी है मैजेस्टी। और उस दिन बियांका को जो जेलसी फील हुई है, वह एक ऐसी फीलिंग थी जिसका कि उन्हें बाद में एहसास हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि बियांका ने अभी स्टेट के मैनेजमेंट को पूरी तरह से सीखने के लिए शुरुआत की थी, जबकि जेचरी ने कई सालों पहले से ही अपने इच्छानुसार स्टेट को चलाया है। इसके बाद हम दूसरे सीन में देखते सब एक घोड़ों को खास देता है और कहता है, हेलो दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही अच्छी सुबह है और पापा सोबे आपके बाकी के हिस्से को ब्रश कर देंगे, ठीक है? काउंट मेरी जगह आपके दोस्तों को चलाने के लिए ले गए हैं। इतनी ठंड थी कि मैं वैसे भी बाहर जाना नहीं चाहता था, फिर भी यहाँ सब ठीक हो गया है। फिर वो एक घोड़े के बच्चे को पकड़ता है और उसे किस करते हुए कहता है, मेरा बच्चा बहुत ठंड है, लेकिन आप अपनी माँ के साथ ही ठीक है। पापा सोबे आपके बालों को बेहतरीन तरीके से ब्रश करेंगे। ओ माय, देखो तुम्हारा इस फर का रंग कितना सुंदर है। तुम्हें मजबूत और बहादुर बनना होगा ताकि हम एक साथ युद्ध में जा सके, ठीक है? इसके अलावा आप ब्लैक वुल्फ और नो स्काउट के प्रिय घोड़े बन जाओगे, इसलिए आप किसी भी बड़े मूर्ख के घोड़े को अपना दिल नहीं दे सकते हैं। जब आप किसी से प्यार करते तो आपको उसकी शक्ल, जन्मदिन और उसके माता पिता को लेकर हर चीज पर ध्यान देना पड़ता है। और क्योंकि वंश के बारे में जानना है, यह इम्पोर्टेंट है, जिसमें मनुष्य और घोड़े दोनों शामिल है। और तभी वहाँ पे बियांका और बाकी के लोग आते हैं और वो कहते हैं, सोबे। तो सोबे पीछे मुड़ता है और उन्हें देख चौंकते हुए कहता है, काउंट तुम कितनी देर से यहाँ पे हो? इसमें बियांका बोलती है, मैं पूरी बात भूल जाऊंगी, इसलिए आप जो कर रहे थे उसे जारी रख सकते हैं। फिर सोबे मन ही मन कहता है, मैंने सुना था कि वो आजकल स्टेट के आसपास इधर उधर चक्कर लगा रही थी, लेकिन वो अस्पताल में क्यों आ गई है? जब काउंटेस ने ऑर्नो से शादी किया तब वहाँ एक ऐसी लड़की थी, वह अपनी नाराजगी अपने पूरे शरीर से दिखाती थी, वहाँ रोती या चिड़चिड़ा हो जाती। इसलिए मुझे नहीं पता था कि उसका इलाज कैसे करूं। चूँकि यहाँ बहुत ही परेशानी करने वाला था, इसलिए मैंने अस्पताल में केवल मोटे तरीके से ही सफाई की। क्या वो इसकी वजह से मुझे डरने लगी? और तभी इवन को एक घोड़ा चाटने लगता है। यहाँ देख इवन चौंक जाती है और गिरने वाली होती है। तभी वहाँ पे गैस्पर आके उसे पकड़ लेता है। फिर इवन उसे देखने लगती है तो गैस्पर उसे ठीक करता है। फिर बियांका बोलती है, क्या आप ठीक है इवन? तो इवन बोलती है, हाँ मैडम, मैं बस थोड़ा सा हैरान थी। और फिर वो गैस्पर से बोलती है, थैंक यू सर गैस्पर। इसके बाद बियांका बोलती है, ऐसा लगता है कि अस्पताल में बहुत सारे घोड़े बचे हैं और ऐसा लग रहा था कि मानो वहाँ पे बहुत सारे घोड़े चल रहे हो। तो जेचरी बोलता है, हाँ आप सही है, जैसे जैसे काउंट और स्किल्ड होते जा रहे हैं वैसे ही उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वहाँ युद्ध से घोड़े प्राप्त किए। सेवरान के भीतर इतनी बड़ी संख्या में युद्ध के घोड़े रखने वाली कोई भी जगह नहीं थी।
तो प्रियंका उन घोड़ों को देखती है और मने मन कहती है, मैंने सुना था कि एक घोड़े की कीमत एक घर के बराबर होता है, तो फिर एक घोड़े की कीमत कितनी हो सकती है। तभी वहाँ सौवे बोलता है, फिर यहाँ काउंट के सभी लोगों ने मजाक उड़ाया कि वो अपना पैसा व्यर्थ ही खर्च कर रहा है और लास्ट में वे सभी युद्ध हार गए और उन्होंने के घोड़े युद्ध में खो दिया। जब से काउंट यंग हुए हैं उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया, इसलिए वो समझ गए कि तेज होना कितना इम्पोर्टेंट है और उन्होंने इस पर विश्वास भी किया। इसके अलावा वो खुद इतने ठंडे के दिनों में घोड़ों को चलाने ले गए हैं। क्या वो बहुत ही अमेजिंग लैंडलॉर्ड नहीं है? इसमें प्रियंका कहती है, क्या इन घोड़ों के बीच एक घोड़ा होगा जिसकी मैं सवारी कर सकूं? यहाँ सुन से भी चौंक जाते हैं। फिर सभी बोलता है, क्या आप? फिर विशन बोलता है, क्या आप युद्ध के घोड़े के ऊपर सवार होना चाहते हैं? और फिर इवन बोलती है, मैडम यहाँ घोड़े बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं आपके लिए। इसके बाद सौवे फिर से कहता है, क्या आप घोड़ों की सवारी करना चाहते हैं? तो प्रियंका कहती है, हाँ मैं ऐसा करूंगी, लेकिन मुझे इससे पहले सीखने की आवश्यकता होगी। इसमें सौवे बोलता है, साधारण घोड़े और युद्ध के घोड़े यहाँ व्यक्तिगत रूप से अलग होते हैं काउंटेस, बहुत सेंसिटिव और स्मार्ट होते हैं। यदि कोई अनजान व्यक्ति उनकी सवारी करता है तो वहाँ आपको नीचे गिरा देगा। फिर विशन बोलता है, वैसे ऐसी कुलीन लेडी भी है जो संस्कृति के कारण घोड़े की सवारी करना सीखती है, लेकिन घोड़े की सवारी को सीखने के लिए आपको काउंट की अनुमति लेनी होगी। तो प्रियंका कहती है, आप कह रहे हैं कि मुझे यहाँ सब बातें सीखने के लिए काउंट की परमिशन लेनी होगी? मैं समझती हूँ, मैं घोड़े की सवारी करने के लिए अपने पति की परमिशन लेने की कोशिश करूंगी। तो विशन बोलता है, हाँ मैं समझ गया। फिर प्रियंका मने मन कहती है, हालांकि मुझे नहीं पता कि वो गुंडा मुझे यहाँ परमिशन देगा या नहीं। मैं पहले भी एक बार बहस को हार चुकी, इसलिए मेरे अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। और वो सबसे कहती है, आपने बहुत अच्छा काम किया। ऐसा लगता है कि अगर मुझे मेरे पति से घोड़सवारी सीखने की अनुमति मिल जाए तो मैं आपसे अक्सर मिलती रहूंगी, तो मेरा ख्याल रखना। फिर वो एक घोड़े के मुंह के हाथ लगाती है और कहती है, मैं अगली बार आपसे फिर से मिलूंगी मेरा छोटा दोस्त। यहाँ कहने के बाद प्रियंका वहाँ से चली जाती है और सभी उन्हें देखते ही रहता है। उसी टाइम वहाँ पे रॉबर्ट आता है और कहता है, सौवे तुम इतने ठंडे में बाहर क्यों हो? तो सौवे बोलता है, कुछ नहीं, बस काउंट और अन्य लोग यहाँ से चले गए और मैंने सोचा कि काउंटेस बहुत चिड़चिड़ी थी, तो मैंने सोचा कि वो शिकायत करेगी कि यहाँ इस्तेमाल गंदा और बदबूदार है, या फिर वो कहेगी कि मैं उनके करीब ना जाऊं। लेकिन मैंने उनके बारे में जितना सोचा था वो उनसे भी ज्यादा बेहतर है। इसमें रॉबर्ट बोलता है, सच में? फिर सौवे बोलता है, हाँ बिल्कुल। नॉर्मली जो लोग जानवरों और बच्चों के प्रति दयालु होते हैं वे अच्छे होते हैं। उन्होंने इस बच्चे को दोस्त कहा। इसके अलावा वहाँ बड़े युद्ध के घोड़े के बीच भी नहीं डर रही थी और उसने मुझसे साफ पूछा कि क्या वहाँ घोड़े की सवारी कर सकती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग वाकई में अलग होते हैं। मुझे लगता है कि मैं प्यार में हूँ। मुझे उसके जैसी कॉन्फिडेंस और मजबूत लड़की बहुत पसंद है। यहाँ सुन रॉबर्ट मनी मन कहता है, मैडम युद्ध के घोड़े में सवार होना चाहती है, आखिरकार औरनों में क्या चल रहा है? फिर हम अगले सीन में देखते हैं, रूम को गर्म करने के लिए इवन वहाँ पे आग जलाती है। फिर वहाँ पे प्रियंका आती है और वो कहती है, इवन आप अभी तक नहीं गए? तो इवन बोलती है, मैं अभी भी बिस्तर गर्म कर रही थी, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके बाल सुखा दूं मैडम? तो प्रियंका कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप आराम करें क्योंकि इतने लंबे दिन के बाद आप थक गए होंगे। फिर इवन कहती है, हाँ मैडम, तो फिर मैं आपको गुड नाइट कहूंगी। तो प्रियंका कहती है, ठीक है, मैं कल आपसे मिलूंगी। फिर इवन वहाँ से चली जाती है। फिर प्रियंका कंबल के अंदर जाती है और कहती है, गीले वालों को खुला छोड़कर कंबल के अंदर जाना यहाँ कितना अच्छा है। चलो एक नजर उनके काम पर भी डाल लेते हैं। यहाँ कर प्रियंका उनके लेस को देखने लगती है और मनी मन कहती है, उस बच्चे ने अच्छा काम किया, शायद वहाँ अन्य पैटर्न भी बना सकती है। अगर वो अन्य डिजाइनों को भी सीख लेती है यहाँ वाकई में बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ कहते हैं प्रियंका सो जाती है और थोड़ी देर बाद जब उसकी आँख खोलती है वो मनी मन कहती है, क्या मैंने किसी की आवाज सुनी थी? कोई मेरे कमरे में आया होगा, शायद वो इमोन होगी। क्या वो मेरे बालों को सुखा रही है? जब मैं छोटी थी और गीले बालों के साथ सो जाती थी तो जिन मेरे बालों को सुखा देती थी। लेकिन यहाँ दयालु व्यक्ति कौन है? यहाँ कहकर वो पीछे मुड़ के देखती है और वहाँ जेचरी होता है और वो कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? प्रियंका को जागते हुए देख जेचरी थोड़ा शर्माने लगता है। फिर प्रियंका मनी मन कहती है, वहाँ काउंट इस टाइम मेरे कमरे में क्यों है? मेरे पिछले लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ था जब मैं 20 साल की हुई थी। क्या काउंट ने अपना मन बदल दिया क्योंकि मैं बच्चे पैदा करने के लिए जल्दबाजी कर रही थी? इस मामले में फिर मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ कहकर प्रियंका जेचरी के शर्ट को खींचते हुए अपनी तरफ लाती है और उसे नीचे गोल धकेलते हुए उसके ऊपर चढ़ जाती है। और फिर मनी मन कहते हैं, मैं ऐसा कर सकती हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? शांत हो जाओ प्रियंका, मैं भले ही जवान दिखती हूँ लेकिन मेरी चेतना उम्र से लगभग 10 साल बड़ी है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो प्रियंका। यहाँ कहकर वो जेचरी को किस करने वाली होती है तो जेचरी वहाँ से हटते हुए कहता है, आपको चौंकाने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं आपसे कुछ पूछने आया था लेकिन यहाँ सिर्फ इतना था कि आप गीले वालों के साथ सो गए थे। यदि आपको दोबारा सर्दी लग जाए तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा? इसलिए मैं जल्दी से तुम्हारे बालों को सुखाकर यहाँ से जाने वाला था।
यहाँ सुन प्रियंका गुस्से में मनी मन कहती है, मैंने अपनी कल्पना को बढ़ा दिया था, लेकिन हकीकत में काउंट बहुत ही सस्ती चीज है। और वो चिल्लाती है कहती है, यहाँ क्या था, आप इतनी बुरी तरह से क्या पूछना चाहते थे कि आप इतनी रात को आए। तो जयश्री बोलता है, गैस्पर कैसा है। इसमें प्रियंका बोलती है, क्या गैस्पर अचानक क्यों। तो जयश्री कहता है, क्या आपको गैस्पर के साथ रहकर कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हुआ है। तो प्रियंका कहती है, अगर मैं अनकंफर्टेबल भी हो जाऊँ तो भी आप अपने गार्ड को वापस नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि तुम्हें तभी चैन मिलेगा जब वो मेरे साथ रहेगा। इस फैक्ट के अलावा वह इतना लंबा है कि वहाँ हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गैस्पर मेरे साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। तो जयश्री कहता है, अच्छा क्या ऐसा है, तो वहाँ आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है। यहाँ सुन प्रियंका मनी मन कहती है, क्या उसे नहीं पूछा था, तो फिर मैंने उसे यहाँ कहा कि ठीक है, लेकिन उसके चेहरे का भाव ऐसा क्यों है। इसके अलावा मेरी गर्दन में बहुत ही दर्द है क्योंकि कान बहुत ही लंबे, इसलिए अगर वो इसी तरह खड़ा रहेगा तो मुझे उसे घूरते रहना होगा। और वो कहती है, हनी। यहाँ सुन के जयश्री चौंक जाता है और कहता है, अभी अभी आपने मुझे क्या कहकर बुलाया। तो प्रियंका कहते हैं, यहाँ पे और कोई है और मुझे आपसे भी कुछ पूछना है, इसलिए क्या आप मेरी बात सुनोगे अगर मैं कहूँ कि आप मेरे पास बैठ जाओ। यहाँ सुन जयश्री उसके पास बैठ जाता है। उसे देख प्रियंका मनी मन कहती है, वहाँ मेरी ओर पीट करके क्यों बैठा है, और मैं सोच रही थी कि वो मेरी बातों को सुनने के लिए एक्साइटेड होगा। फिर प्रियंका कहती है, मुझे नहीं पता कि आपने यहाँ बात भी किससे सुनी है या नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे घोड़े की सवारी को सीखने के लिए परमिशन दे। मेरा पहला घर वो बिलसफोर्ड के नाइटों का घर है और आप भी एक नाइट है। जाहिर है ऐसे कई एग्जाम्पल है जहाँ पे कुलीन लेडी से घोड़सवारी करना सीखती है, तो फिर क्या तलवारबाजी की पत्नी को स्वाभाविक रूप से घोड़सवारी को सीखना नहीं आना चाहिए। इसमें जयश्री बोलता है, घोड़सवारी करने के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होगी, यहाँ आपके लिए कठिन होगा। यहाँ सुन प्रियंका फिर से मनी मन गुस्से में कहते हैं, यह आदमी फिर से मेरे साथ बच्चे जैसा व्यवहार कर रहा है। और वो कहते हैं, तुमने मुझसे कहा था कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं विक्की को बता दूं, है ना। मैं अभी घोड़े की सवारी करना सीखना चाहती हूँ, और सिर्फ इसीलिए कि यहाँ कठिन होगा इसका मतलब यहाँ नहीं है कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगी। इसमें जयश्री बोलता है, जब आप ऐसा कहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ सच है। हालांकि सर्दियों की अपेक्षा में बसंत ऋतु में यहाँ घोड़सवारी सीखना आसान होगा, और सर्दियों में छोटे कद का घोड़ा आमतौर पर यहाँ बाजार में नहीं दिखते हैं। आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक कि हमें वहाँ घोड़ा मिल नहीं जाता है। तो प्रियंका बोलती है, हाँ बिल्कुल। इस पे जयश्री बोलता है, तो फिर मुझे विष्णु को इसके बारे में बता देना चाहिए ताकि मैं आपके लिए एक घोड़ा जो सवारी करने के लिए अच्छा हो उसे ला सकूं। तो प्रियंका खुशी से मनी मन कहती है, तो मैं काउंट को मनाने के लिए सफल रही। फिर वो कहती है, मैं सच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और फिर से मनी मन कहती है, ओह डियर, मैंने अनजाने में फिर से अपनी जीत की खुशी दिखा दी। वहाँ शायद सोचेगा कि मैं फिर से एक बच्चे की तरह हूँ, है ना। यहाँ कहते हुए वो जयश्री की तरफ देखता है, लेकिन जयश्री का मुंह दूसरी तरफ होता है। यहाँ तक प्रियंका उदास के मनी मन कहती है, क्या मैजेस्टी, क्या उनको मेरा स्माइल करता हुआ चेहरा पसंद नहीं है। हालांकि मुझे लगता है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। गॉड ने कभी भी मेरे में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। मैं एक बच्चा थी जो अपनी महंगी कीमत के बावजूद कोई भी काम नहीं कर सकती थी, इसलिए चाहे मैं कुछ भी करूँ शायद वो मुझ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। फिर जयश्री बोलता है, क्योंकि पहले प्रिंस के बेटे क्राउन प्रिंस अल्बर्ट के सगाई के कारण हमें बसंत ऋतु में राजधानी जाना है। तो प्रियंका कहती है, हाँ ठीक है। और मणिवन कहती है, यहाँ सही है, पिछली लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे 19 साल होने के बाद बसंत में काउंट ने लंबे टाइम तक स्टेट को छोड़ दिया था। फिर जयश्री बोलता है, क्योंकि आने वाली गर्मियों में मैजेस्टी के सिंहासन पर बैठने का 50वां साल पूरा हो गया है, इसलिए उन्होंने कई इवेंट तैयार किए हैं। मैं कुछ टाइम के लिए दूर जाने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि यहाँ इतना नजदीक नहीं है जिसमें कि मैं अक्सर जा सकता हूँ। मेरा मानना है मैं शरद ऋतु या सर्दियों की शुरुआत में वापस आ जाऊंगा। इसमें प्रियंका कहते हैं, ठीक है। फिर और मणिमन कहती है, मेरी जिंदगी में फिर से वही हो रहा है। कांट और मेरे बीच कोई भी बच्चा पैदा हुए बिना ही कांट युद्ध में मर जाएंगे। मुझे मेरा देश वापस किए बिना ही स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, और शायद मुझे खून की उल्टियाँ होगी। मैं मरते दम तक पछतावे में जीऊंगी। प्रियंका के रूप में ऑर्नो में एक एविल वाइफ लगातार मुझ पे इशारा किया जाएगा। अगर मैं फिर से यही दोहराने जा रही थी तो मैं फिर यहाँ वापस क्यों आई। यहाँ सोचते प्रियंका रोने वाली होती है, तभी जयश्री कहता है, प्रियंका प्रियंका। तो प्रियंका कहती है, क्या। फिर जयश्री बोलता है, दरअसल मैं आपको जाने से ठीक पहले बताने जा रहा था, लेकिन आपके पास अपने विचार और अपने प्लान है, तो मैंने सोचा कि मैंने अपने आप ही इसकी बहुत सारी प्लान बना ली है। मैं ये भी जानता हूँ कि आजकल आप स्टेट के चक्कर लगाने में बहुत ही बिजी है, तो क्या आप एक साथ लाहौर में जाना पसंद करेंगे। फिर इवन अपनी कहानी कहती, अगर किसी के दिल का कोई आकार होगा, यहाँ पहले रंगहीन, कठोर और कांच के जैसा होगा। उस दिन उस रात से शुरू होगा मैडम और काउंट के दिल धीरे धीरे शुरू हुआ कुछ गर्म रंग और नरम कपड़े पहने। इसके बाद प्रियंका कहती है, क्या मैं। तो जयश्री बोलता है, यहाँ और भी अधिक मजेदार होगा, क्योंकि यहाँ प्रिंस की सगाई है।
तथा मैजेस्टी के सिंहासन पर बैठने का 50वां साल पूरा हो रहा है और आपके पास इसके लिए हाई स्टैंडर्ड है और आप इसके लिए अच्छे सजावट भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि आप लाहौर में बहुत सारी लग्जरी चीजों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ सुन प्रियंका मन ही मन कहती है, राजधानी लाहौर यहाँ कोई भी जगह नहीं है। वो मुझे राजधानी लेके जाना चाहता है जहाँ पे हर तरह के उद्योग होते हैं। और फिर वो कहती है, मैं जाना चाहती हूँ, मैं आपके साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। स्टेट में रहना, स्टेट की रक्षा करना और स्टेट में ही अपना जीवन बिता देना। प्रियंका ने इसके बारे में पहले ही बताया था कि यहाँ एक जिम्मेदारी जो कि पत्नी की गुण है। हालांकि उस टाइम प्रियंका को काउन के साथ जाना यहाँ सुझाव अच्छा लगा। और यहाँ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी दबा दे ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।